सबसे पहले खबर भरतपुर के नदबई से। यहां आग लगने से जमकर अफरा तफरी मची। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आसमान में आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आया। लोगों ने नगर पालिका और पुलिस को सूचना दी। नगर पालिका से दमकल मौके पर पहुंची पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। नदबई के हाई स्कूल के पीछे लकड़ियों का ढेर था और आसपास जो मकान बने उनमें आग लगी। काफी देर तक आग अपना विकराल रूप दिखाती रही। आग कितनी भयावह थी उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। खबर रात की है लेकिन जिस तरह से लपटें उठ रही हैं कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो शाम का वक्त हो। आग की ऊंची लपटें और ये गाढ़ा धुआं आग की भयावहता बता रहा है। दमकलें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत की जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर सीएमआर में महामंथन की। सीएम गहलोत ने इस महामंथन में अहम निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा है कि व्यापक स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस हो, जीरो मोबिलिटी सख्ती से लागू की जाए। सीएम ने कहा राजस्थान में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा में निर्देश दिए हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व्यापक स्तर पर करें। जहां पॉजिटिव केस पाए जाएं वहां आसपास के घरों में भी टेस्टिंग की जाए। साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई हो और वहां जीरो मोबिलिटी सख्ती से लागू की जाए। और भी कुछ अहम फैसले हुए हैं बड़े निर्णयों में। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में धारा 144 का निर्णय हुआ है। ऐसे जोन्स में जीरो मोबिलिटी सुनिश्चित करने का निर्देश हुआ है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगी है। 10 नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू का समय भी बढ़ाया गया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू होगा 10 नगरीय क्षेत्रों में। वहीं बाजार और दुकानें शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी। इधर वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र को खत लिखा राजस्थान में 2 दिन की ही डोज बची है। ऐसे में सीएम ने केंद्र से 30 लाख डोज मांगी है। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की कमी है। ऐसे में सीएम गहलोत ने पत्र लिखा और बताया कि सिर्फ 2 दिन का ही डोज बचा है तो जल्द से जल्द 30 लाख डोज उपलब्ध करवाई जाए ताकि मिशन वैक्सीनेशन प्रदेश में निरंतर गति के साथ जारी रहे। असम में चुनाव हुआ, सरगर्मियां मरुधरा में है। एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान ने सीएम गहलोत के इलेक्शन मैनेजमेंट पर भरोसा जताया। असम में चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस और एआईयूडीएफ उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की गई। 20 के आसपास उम्मीदवार जयपुर में हैं जिन्हें होटल फेयरमाउंट में ठहराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी 2 मई तक जयपुर में ही रुकेंगे। काम से आए हैं कब तक लोग और 19-20 लोग हैं। कब तक रुकेंगे इसकी जानकारी नहीं है। आगे कोई लोग आएंगे नहीं आएंगे इसकी जानकारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम जो लोग आए हैं उनकी देखभाल करें, उनको कोई तकलीफ नहीं है। कोई आशंका आपको लग रही है कि वहाँ पे जोड़ तोड़ हो सकता है? मैंने कहा ना इनको लाने में या और लोगों को के बारे में विचार करने में हमारा कोई दखल नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो लोग आए हैं हम उनकी देखभाल करें। लेकिन वहाँ अगर सरकार कांग्रेस की बनती दिखती है तो भाजपा की तरफ से आशंका लग रही है आपको कि जोड़ तोड़ हो सकते हैं वहाँ पे, इसलिए इनको लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो हमेशा आशंका है। किसी भी प्रदेश की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति यह है कि आज उनको आप खुली छूट दे दो तो सारे पार्टियों का मैं इसको खरीदने को तैयार है। राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में नया राजस्थान हाउस का खाका तैयार कर लिया गया है। दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। राजस्थान हाउस परिसर में पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में है। नए भवन के लिए जल्द ही टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि खान मार्केट के बिल्कुल बगल में पृथ्वीराज रोड पर स्थित राजस्थान हाउस में नया भवन प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाला होगा। इसमें प्रदेश के शूरवीरों महापुरुषों के नाम से गैलरी और फ्लोर होंगे। कई वीर महापुरुषों की छोटी मूर्तियां लगेंगी। इस भवन की अनुमानित लागत फिलहाल 70 करोड़ मानी जा रही है, लेकिन यह जरूरत के अनुसार और बढ़ सकता है।
और चलिए अब आपको बताते हैं दिल्ली में बन रहे राजस्थान हाउस के नए भवन में क्या क्या खास है। नए भवन का खाका तैयार हो चुका है और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को यह दर्शाएगा। जो डिजाइन है उसमें पारंपरिक विरासत नजर आएगी। डिजाइन में मारवाड़, शेखावाटी और मेवाड़ शैली की झलक दिखेगी। राजस्थान हाउस में मुख्यमंत्री के लिए एक पूरा फ्लोर होगा। 70 कमरों का यह पूरा राजस्थान भवन रहने वाला है। 16 लग्जरी सूट और 18 सेमी लग्जरी सूट इसमें होंगे। 70 कमरों का यह राजस्थान भवन, 2 फ्लोर, जिस पर 80 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा होगी। इसके अलावा इस राजस्थान हाउस में जिम भी होगा और स्विमिंग पूल की भी सुविधा इसमें होगी। टेक अवे के साथ 24 घंटे रेस्टोरेंट की सुविधा। साथ ही करीब 2 साल में यह राजस्थान हाउस बनकर तैयार होगा। राजस्थान हाउस की 40 साल पुरानी बड़ी बिल्डिंग पर लगातार दबाव बढ़ने के चलते नई बिल्डिंग की जरूरत पिछले लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन पुराने भवन को रहने के लिए अनुपयोगी बताने के बाद इसकी जरूरत और तेजी से महसूस की जाने लगी है। अब जब नए भवन का डिजाइन तैयार हो रहा है तो उम्मीद यह है कि यहां आने वाले लोगों को न सिर्फ नई सुविधा और नए कलेवर के साथ रहने के लिए बेहतर जगह मिल सकेगी, लेकिन उसके साथ ही जो दिल्ली में राजस्थान की पहचान है वो एक नए तरीके से लोगों के सामने आ सकेगी, जब यहां पर राजस्थानी व्यंजन परोसने वाला रेस्टोरेंट और राजस्थानी कलाकृतियां दर्शाने वाला एक भवन बनकर तैयार होगा। सहयोगी नरेश सैनी के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। और अब बात अजमेर सेंट्रल जेल की नई पहल की, जहां जेल में काम करने वाले 500 कैदियों का बैंक अकाउंट खोला गया। अब इन कैदियों की मेहनत का पैसा सीधे इनके अकाउंट में जाएगा। 500 कैदियों का बैंक अकाउंट। सीधे खाते में जाएगा मेहनताना। अजमेर सेंट्रल जेल की नई पहल। 2016 से सरकार के और डिपार्टमेंट के आदेश प्राप्त हुए थे कि जो भी जेल सेवा के अंदर उद्योगशाला में काम करते हैं उनके जो भी पारिश्रमिक हैं वो उनके अकाउंट में जमा होंगे। जी हाँ, नियम पुराना है लेकिन पहल नई है। अजमेर सेंट्रल जेल में बंद 500 कैदियों के बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुले हैं ताकि उनकी मेहनत की कमाई अब सीधे उनके अकाउंट में जा सके। अजमेर जेल के उद्योगशाला में काम करने वाले 500 कैदियों का अकाउंट खोला गया है। जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी की मेहनत की बदौलत कैदियों का अकाउंट खोला गया। अब कैदियों का मेहनताना सीधे उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में जाएगा। जेल प्रशासन की ओर से समारोह आयोजित कर पासबुक बांटे गए। खुद के किया हुआ काम के पारिश्रमिक था वो इनके काम में नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से या दूसरे कई बैंक से रिक्वेस्ट करी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करी और जो हमने उनको एड्रेस और जो हमने उनको इनके जो कागजात प्रोवाइड करवाए उसी के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने हम लोगों के लिए इन बैंक बंदियों के खाते खोले। आज बैंक 500 करीब जो हमारे कन्विक्टेड जो बंदी हैं उनके खाते खुले, जिनकी पासबुक श्रीमान आईजी साहब के द्वारा वितरित की गई है। वहीं अजमेर सेंट्रल जेल की इस पहल को आईजी एस सेंगाथीर ने सराहनीय कदम बताया। सेंट्रल जेल अजमेर में सजायब कैदियों के लिए कुछ सुविधाएं देने का प्रोग्राम था। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक वितरण और साथ साथ और भी जो सुविधाएं कैदियों को देने के लिए प्रीति जी इंचार्ज सेंट्रल जेल और साथ उनकी टीम वालों ने मेहनत करके बैंक ऑफ बड़ौदा से समन्वय रख के उनको साथ लेके ये काम किया। ये एक तरह से पहली बार ऐसा काम जो डिपार्टमेंट में हुआ जो सालों से लोगों के लिए तकलीफ देने वाला था, ये काम देके इन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश करी। तो बहुत अच्छा काम है। हालांकि सेंट्रल जेल प्रशासन ने बैंक ऑफ बड़ौदा से पासबुक के साथ एटीएम कार्ड भी जारी करने की अपील की है ताकि कैदियों के परिवार का कोई भी सदस्य बैंक से नकद निकाल सके। अजमेर से न्यूज 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट।
आईएएस अधिकारी महेंद्र सोनी ने आज परिवहन भवन में परिवहन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। सोनी ने अधिकारियों की बैठक ली और विभागीय कार्यप्रणाली पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग राजस्व के साथ ही आमजन से सीधे तौर पर जुड़ने वाला महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए प्राथमिकताओं में राजस्व अर्जन के साथ साथ आमजन को आसानी से सुविधाएं उपलब्ध करना प्राथमिकता रहेगी। विभाग में आज कार्य ग्रहण किया है और विभाग की कार्यप्रणाली को अधिकारियों से चर्चा करके और अभी समझेंगे। जहाँ तक परिवहन विभाग का सवाल है, ये राजस्व अर्जन में राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, तो राजस्व अर्जन की तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। बीकानेर में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में कुल 128 बूथों के साथ आउटरीच शिविर के माध्यम से 3 लाख कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। आज बार एसोसिएशन की ओर से कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन हुआ। इसका जायजा लिया संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए लगातार चिकित्सा विभाग और राज्य सरकार अलग अलग तरीके से जो कैंप का आयोजन कर रहे हैं, सामूहिक रूप से कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं किस तरह से जो आज बार एसोसिएशन की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया गया है, जहां अधिवक्ता और अधिवक्ताओं के परिवार के लोगों को जो है वो वैक्सीनेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर यही है कि कोरोना महामारी से सब लोग जो है वो बच सकें। डीजे साहब मदन लाल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं जी सर कितना खतरनाक है कोरोना और किस तरह से आप मानते हैं कि सब लोगों का वैक्सीनेशन सही तरीके से हो रहा है? ये जो कोरोना सेकंड वेरिएंट है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसका वॉल्यूम बहुत हाई है। हमारे कोर्ट परिसर में हमने जो एडवोकेट्स है या हमारा स्टाफ है या जजेज है, जो भी या मुंशी जो भी स्टेक होल्डर है कोर्ट में, प्रोसिक्यूशन साइड कोई भी है, हमने फर्स्ट फेज में इनका वैक्सीनेशन कराया, उनका सेकंड फेज करवा रहे हैं और नए जो आ रहे हैं कैटेगरी में जो एलिजिबल है सभी का वैक्सीनेशन हम मोटिवेट करके करवा रहे हैं। और वैक्सीनेशन कराने से कोरोना नहीं होगा ये तो बात नहीं है, परंतु उस आदमी की जान की जो रिस्क है ना, लाइफ रिस्क है, वो कवर हो रही है, तो सभी को इसको करना चाहिए। हमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके कैंप लगाया हमारा यहाँ। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्या मानते हैं आप सही है सारी व्यवस्थाएं? हमारी व्यवस्था सब हमने कर रखी है। अगर कोई सैंपल वगैरह जांच करना तो ही हम प्रायोरिटी बेसिस से करा रहे हैं। सस्पेक्ट है उनको कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर एंट्रेंट कोई भी हमारे यहाँ आ रहा है वो मास्क वियर कर रहा है कंपल्सरीली। होमगार्ड डिप्लॉय किया हमने, थर्मोस्टेट गन से उसको चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। कोई भी कोर्ट में बगैर मास्क आदमी नहीं आता, टाइम टू टाइम चेक भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी हो रही है पूरी। तो राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि सभी लोग मिलकर और कोरोना की लड़ाई में एक साथ आएँ। तो उसी लड़ाई में जो सामाजिक संगठन है और उसके साथ अब बार एसोसिएशन भी उतर आया और बार एसोसिएशन ने यहाँ अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष कैंप लगाया है। सभी लोग चिकित्सा विभाग की सुविधाओं को भी सही मान रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीकानेर में कोरोना वैक्सीनेशन का ग्राफ निश्चित रूप से बढ़ेगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। मरुधरा में गर्मी शुरू होते ही चूरू और श्रीगंगानगर में कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोगों का आक्रोश फूटने लगा है। भीषण गर्मी बूंद बूंद को तरसे, पानी के लिए आवाम का आक्रोश। शहर शहर पीएचईडी ऑफिस का घेराव। पारा अभी पूरी तरह चढ़ा नहीं कि मरुधरा में शहर शहर पानी की किल्लत शुरू हो गई। कहीं पानी की सप्लाई नहीं हो रही है तो कहीं गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। हाल यह है कि बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। सबसे पहले बात चूरू की, जहां के ग्रामीण इलाके में पानी की किल्लत को लेकर गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण पीएचईडी ऑफिस पहुंचे और अधीक्षण अभियंता का घेराव किया। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पेयजल समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो बीजेपी आंदोलन करेगी। जिले के अंदर पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार द्वारा किए गए इंतजाम नाकाफी है। आज कोटवा ताल जैसी पंचायत, वहाँ के लोगों को जो 1 साल से पानी पीने के पानी से महरूम थे, आज अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए, घेराव करने के लिए ये लोग आए हैं, जिनके साथ मैं आया हूँ। और अधीक्षण अभियंता ने स्वीकार किया है कि पानी का प्रबंधन ठीक नहीं है। अब उन्होंने आश्वस्त किया वो खुद जा रहा है मौका मुआयना करने के लिए।
इस प्रकार की परेशानियां पूरे जिले के अंदर है और मैं समझता हूं इस सरकार की नादिरशाही और सरकार की असंवेदनशीलता है। इसके विरुद्ध अब हम अपना जंग को प्रारंभ करेंगे। तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गंदे और बदबूदार पानी सप्लाई करने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। पार्षद मदन ओझा के नेतृत्व में वार्ड नंबर 29, 30 और 31 के बाशिंदों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साफ पानी की सप्लाई की मांग करते हुए सहायक अभियंता को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस तरह शहर से लेकर गांव तक में जल संकट गहराता जा रहा है, जिससे प्यास से बेहाल लोगों का आक्रोश फूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। साफ पानी आपका अधिकार है। अगर आपके इलाके में पेयजल की समस्या है तो अपनी आवाज न्यूज़ 18 राजस्थान पर उठाइए, क्योंकि प्यास भर पानी जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पीने का साफ पानी आपका अधिकार। अधिकार मिलना जरूरी है। न्यूज़ 18 पर उठाइए अपनी आवाज। प्यास भर पानी जरूरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपकी मुहिम, प्यास भर पानी जरूरी है। आपके वाहन में पेट्रोल या डीजल कम है तो आज ही भरवा लें। कल प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 10 अप्रैल को बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग। पड़ोसी राज्य से 10% ज्यादा वैट। मरुधरा में तेल महंगा, पड़ोसी राज्य में सस्ता। पिछले साल राज्य सरकार ने पेट्रोल पे 26% से बढ़ाकर 38% वैट कर दिया, डीजल पे 18% से बढ़ा के 28% वैट कर दिया। इस वजह से राजस्थान में पड़ोसी प्रदेशों से पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया। जो फर्क है वो करीबन 5 रुपये से 10 रुपये प्रति लीटर है। जनता को भी नुकसान है, किसानों को भी नुकसान है, साथ में पेट्रोल पंप मालिकों को भी नुकसान है। आम आदमी से लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पेट्रोल डीजल पर वैट को लेकर परेशान है। इसलिए एसोसिएशन ने शनिवार को पूरे प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया है। इसका कारण है राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले वैट का ज्यादा होना। प्रदेश सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में बढ़ोतरी की वजह से पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल 5 से 10 रुपए महंगा हो गया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शनिवार को प्रदेश के करीब 7000 पंप बंद रहेंगे। बंद से करीब 3 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बिक्री प्रभावित होने का अनुमान है, जिससे सरकार को रोड सेस समेत करीब 34 करोड़ रुपए राजस्व की हानि होगी। भीलवाड़ा जिले में भी करीब 200 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिसकी वजह से करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पंजाब और हरियाणा और दिल्ली से हम लोग कंपैरिजन करें, इसकी तुलना करें तो लगभग 9 से 10 रुपए लीटर डीजल हमारे राजस्थान में महंगा है और भीलवाड़ा में तकरीबन 9 से 9.5 रुपए लीटर ज्यादा महंगा है। हम लोगों की मांग ये है कि हमारी जो वेट दर है डीजल पेट्रोल पर वो पंजाब, हरियाणा या दिल्ली जो भी है उसके बराबर की जाए। आइए अब आपको बताते हैं राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर पड़ोसी राज्यों के मुकाबले कितना ज्यादा वैट है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36 और डीजल पर 26% वैट है, जबकि पड़ोसी हरियाणा और पंजाब में पेट्रोल पर 25%, डीजल पर करीब 16% है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल पर 30 और डीजल पर 16.75% वैट है। गुजरात में पेट्रोल और डीजल पर करीब 20% वैट है।
उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर 26.80 और डीजल पर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। गहलोत सरकार का फुल प्रूफ प्लान। कलेक्टर से पटवारी तक जिम्मेदारी तय। बाल विवाह रोकने का मेगा प्लान। अशोक गहलोत सरकार मरुधरा में बाल विवाह को रोकने के लिए अब तक की सबसे प्रभावी पहल कर रही है, जिसमें प्रशासन से लेकर पंचायत और समाज तक की जिम्मेदारी तय की गई है। आखा तीज पर प्रदेश में चोरी छिपे किए जाने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। आखा तीज के अबूझ सावे पर बाल विवाह रोकने के लिए गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार हलवाई और पंडित जी से आश्वासन लेगी कि वो बाल विवाह नहीं करवाएंगे। राज्य के गृह विभाग ने जिला कलेक्टर से लेकर पटवारी की जिम्मेदारी तय कर दी है। दरअसल गहलोत सरकार ने इस बार बाल विवाह को रोकने के लिए सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी है। जिला कलेक्टर से लेकर पटवारी तक की जिम्मेदारी तय। सरकार हलवाई, बैंड बाजा, पंडित से लेगी बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन। सरपंच और मास्टर जी जन जागरूकता अभियान के जरिए बाल विवाह के दुष्परिणाम समझाएंगे। जिला और उपखंड कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।